सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की हमारी सीरीज चल रही थी और आज हम इंडिया जीके सीरीज में जो है 73 क्लास नंबर जो है करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी हमारी ये सीरीज चल रही है और आई होप आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। इंडिया जीके की आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया जीके और जो सब्जेक्ट हैं, इंडिया जीके हो गया या फिर जो है हरियाणा जीके हो गया या कंप्लीट जो पैकेज होता है जीके जीएस का मेरे भाई, ठीक है। जीके जीएस का जो कंप्लीट पैकेज होता है ना, वो कितने मार्क्स का आता है एचएसएससी के अंदर? नॉर्मली 55 से 60 मार्क्स का आता है मेरे भाई, ठीक है। 55 से 60 मार्क्स का आता है। और मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ, आपको बतानी बहुत जरूरी है और समय से पहले जो चीज़ आपको पता चल जाए ना, वो काफ़ी बेहतर रहती है मेरे भाई, ठीक है। बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि समय निकल जाने के बाद इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। एचएसएससी का कोई भी एग्जाम ले लेना, हरियाणा पुलिस ले लेना या फिर ग्रुप डी ले लेना या अदर कोई एग्जाम ले लेना, ठीक है। जो टेक्निकल एग्जाम हो गए उनका तो थोड़ा सिनारियो अलग होता है क्योंकि टेक्निकल वाले में टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है उससे 70% पूछता है, बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट रह जाते हैं उनसे 30% पूछता है। बाकी जो नॉर्मल एग्जाम रह गए उनमें जो है एचएसएससी के अंदर जीके जीएस में 55 से 60 मार्क्स का जो है आता है मेरे भाई, ठीक है। जीके जीएस में जैसे कि सारे सब्जेक्ट आ गए, इंडिया जीके आ गई, हरियाणा जीके आ गई, एनवायरनमेंट आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है, ये साइंस आ गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है मेरे भाई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है 60 मार्क्स में यहाँ पर करवा के आया हूँ, यानी कि 60 मार्क्स का मैंने जो है फ्री इनिशिएटिव चलाया था मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, 60 मार्क्स का हमारा ये फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है और ये कब से चला हुआ है मेरे भाई? अगस्त 2025 से ये चला हुआ है, लगातार चला हुआ है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपका हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता। बिल्कुल 55 से 60 मार्क्स का बिल्कुल फ्री तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। सब कुछ सीक्वेंस वाइज मैंने करवाया है, हर सब्जेक्ट मैंने यहां पे करवा दिया है। इंडिया जीके अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। इंडिया जीके की कितनी क्लास आएगी? 75 क्लास आएंगी, सिर्फ 2 क्लास इसी के अंदर रह गई हैं। हरियाणा जीके मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, हरियाणा जीके जो है 142 शिफ्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा जीके की 142 शिफ्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, यानी कि एचएसएससी के द्वारा पिछले 5 साल में जितने भी एग्जाम्स पेपर लिए गए ना, उन सभी के क्वेश्चन 142 शिफ्ट में मैं यहां पर करवा चुका हूं। कंप्यूटर कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई। कंप्यूटर कितने लेक्चर्स में करवाया है? 42 लेक्चर्स में मैंने ये कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसके अंदर आपको जो है एडवांस प्लस जो है बेसिक दोनों मिल जाएंगे, एडवांस प्लस बेसिक। एडवांस यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। एडवांस प्लस बेसिक इसके अंदर दोनों मिल जाएंगे। करंट अफेयर जो है नेशनल का मैं करवा चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है। करंट अफेयर जो है नेशनल का मैं करवा चुका हूँ, बाकी जो है हरियाणा का बचा है उसको भी मैं बहुत जल्द करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाला भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब्जेक्ट भी जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। टोटल 27 लेक्चर में मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके अंदर एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको अलग मिलेगा और एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट अलग मिलने वाला है। तो ये सारे 55 से 60 मार्क्स के आपके एचएसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और नई दिशा देना चाहते हैं, अपने मार्क्स को और बूस्ट करना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, बूस्टअप करना चाहते हैं, एवरीथिंग करना चाहते हैं ना, इसका एक ही मतलब है, आप एचएसएससी में सीरियस कैंडिडेट है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपके एग्जाम से पहले मेरे भाई, ठीक है। एक बार एग्जाम डेट आ गई उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका पीएमटी चला हुआ है, इसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद कोर्ट केस भी चला हुआ है, कुछ बच्चे ऐड होंगे फिर लेगा। ये समय वो है जो सीरियस बच्चे अपने जो स्कोर है ना उसको बूस्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा 55-60 पे होगा, वो अपना अच्छा स्कोर कर सकता है। तो यही समय है मेरे भाई। अगर ये समय बीत गया, ये समय चला गया, आपकी एग्जाम डेट आ गई ना, फिर ये सारा जो इतना सारा मैटर है ना, ये एक साथ आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आपका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आराम से बैठ के शांत दिमाग से इन चीजों के बारे में सोचना, आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके की हमारी जो है सीरीज चल रही थी। अब आ जाते हैं हम हमारी इंडिया जीके की सीरीज के बारे में, ठीक है। तो इंडिया जीके की सीरीज के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत सारा आगे हम निकल चुके हैं इंडिया की सीरीज के बारे में, ठीक है। इंडिया जीके के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं क्योंकि जानना बहुत जरूरी है आपके बारे में, ठीक है।
कहीं पहुंचने से पहले आपको जो है ये जानना जरूरी है एक्चुअल में मुझे जाना कहां पर है। आपको रास्ता पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं भाई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जबकि आपने रास्ता किसी और साइड का पकड़ रखा है, तो कैसे पहुंच पाएंगे आप दिल्ली? समझ रहे हो आप बात को? अगर आपको एचएसएससी को मात देनी है ना, तो आपको सारे लूप होल भरते चलने पड़ेंगे, हर एक चीज आपको करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते कि भाई मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, किसी बच्चे की मैथ और इंग्लिश, ठीक है, मैथ और इंग्लिश ये अगर किसी का जो है स्ट्रोंग नहीं है मेरे भाई, तो अभी भी आपके पास टाइम है, इन सब्जेक्टों को स्ट्रोंग कर लो। इन सब्जेक्ट के बिना जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। हरियाणा जीके कितने मार्क्स की आती है? हरियाणा जीके जो है, हरियाणा जी के 20 मार्क्स की आती है इसके अंदर, किसके अंदर? हरियाणा पुलिस के अंदर। तो केवल 20 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हर सब्जेक्ट को इन्होंने बराबर बराबर वेटेज दे रखा है। इंडिया जी को 15 दे रखा है, 10 मार्क्स का जो है कंप्यूटर दे रखा है, 15 मार्क्स का साइंस दे रखा है। मतलब कुल मिला के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आपका स्कोर जो है 70 प्लस और 75 के नियर बाय पहुंच पाएगा। और यही वो स्टेज है जहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। अदरवाइज जो है अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ढीला छोड़ दिया तो डेफिनेटली आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। यहां पे क्या रह गया? हिंदी और रीजनिंग रह गया। मोस्टली वो बच्चे सभी कर लेते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको रीजनिंग और हिंदी में दिक्कत आती हो। इन्हीं दो सब्जेक्टों में ज्यादा दिक्कत आती है, मैथ और इंग्लिश में, और इनको अभी से जो है आप अच्छा करना स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इंडिया जीके के सीरीज में आपको मैं बता देता हूं, इंडिया जीके के हमारे जो है अभी तक 73 क्लासेस हो चुकी है। आज 73 क्लास करने वाले हैं। इससे पहले 71 क्लासेस हम कर चुके हैं, 72 क्लासेस कर चुके हैं। इसके अंदर जो है हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर हम क्या चल रहे हैं? ज्योग्राफी के अंदर जो है हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और टॉपिक वाइज यकीन मानिएगा मैं अभी तक कितने टॉपिक करवा चुका हूं? 8 से 9 टॉपिक करवा चुका हूं। यानी कि ये मान के चलिएगा भारत का जो भूगोल है ना, वो लगभग जो है 90% आपका खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने भारत की मिट्टियां पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है। भारत की मिट्टियां नहीं पढ़ा था, भारत की नदियां पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था भारत की नदियां। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टी पढ़ा था। तीसरे हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय मेरे भाई, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमने क्या पढ़ा था भाई? सामान्य परिचय के बाद क्या पढ़ा था? सामान्य परिचय के बाद हमने पढ़ा था भारत का भौगोलिक प्रदेश मेरे भाई, ठीक है। भौगोलिक प्रदेश पढ़ा था। इसके बाद 5वें नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? भारत की जलवायु पढ़ी थी मेरे भाई, ठीक है। भारत की जलवायु पढ़ी थी। छठे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जलवायु के बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? जलवायु के बाद हमने भूकंप पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है। जलवायु के बाद हमने क्या पढ़ा था? भूकंप पढ़ा था। 7वें नंबर पर हमने क्या पढ़ा था भाई? प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ी थी मेरे भाई, ठीक है। प्राकृतिक 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 वनस्पतियां, या इसको क्या बोलते हैं? वन संपदा भी बोलते हैं मेरे भाई। पूरा स्टैटिक जो है वन संपदा का मैंने यहां पर खत्म कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। बस ये एक अपडेशन रह गया है, जो ISFR रिपोर्ट आती है ना, बस वो रह गया। बाकी स्टैटिक जो भी पोर्शन होता है ना, प्राकृतिक वन संपदा या फिर वन संपदा, जिनको जंगल बोलते हैं, भारत के जंगल, वो सारा कंप्लीट मैं करवा चुका हूं 8वें टॉपिक्स में। यानी कि कल हमने क्या किया था? कल हमने भाई पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कंप्लीट किया था मेरे भाई, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कंप्लीट किया था। और आज हम नौवां टॉपिक क्या करने वाले हैं? आज हम नौवां टॉपिक करने वाले मेरे भाई ज्वालामुखी करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजें आपको सीक्वेंस वाइज करनी है। और ये सीक्वेंस वाइज पढ़ने का मतलब ये है, आप ऑटोमेटिकली अपने आप इतना कॉन्फिडेंस होते जाएंगे। ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे टिक मार्क करते हुए जाएंगे ना, तो अंत में आपको ये लगेगा अरे यार मैंने तो पूरा भूगोल ही पढ़ दिया यार। आपको पता नहीं चलेगा कब आपका इतना भूगोल जो है स्ट्रोंग हो गया। और यकीन मानिएगा, ये जो भूगोल मैंने ऐसा सिस्टमेटिक करवाया ना, ऐसा ही मैंने जो ये 75 क्लासेस करवाई है ना इंडिया जीके की, थोड़ा सा और बता देता हूं, कोई बात नहीं, पता चलना चाहिए कि अब तक कोई बच्चा नया जुड़ रहा हो और उसको समझ ना आ रहा हो। 75 क्लासेस इंडिया जीके में मैंने ओनली जो है ज्योग्राफी नहीं कराई, इसके अंदर मैंने हिस्ट्री भी करवाई है। और हिस्ट्री के अंदर यकीन मानिएगा, हिस्ट्री भी मैंने ऐसे सीक्वेंस वाइज कराई है मेरे भाई। हिस्ट्री ऐसे कैसे करवाई है? पहले मैंने क्या करवाया था भाई? पहले मैंने जो है महमूद गजनवी करवाया था मेरे भाई, ठीक है। महमूद
गजनवी करवाया था, गजनवी। ठीक है, गजनवी के बाद मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ाया मेरे भाई। ठीक है, पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत में 5 जो शासक आए थे उन सबके बारे में पढ़ाया था। जैसे कि पहले कुतुबुद्दीन का जो है गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया था, वो सारे वंश मैंने पढ़ाए। मतलब दिल्ली दिल्ली सल्तनत जो है पूरा सीक्वेंस वाइज मैंने पढ़ाया भाई मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आया, मुगल साम्राज्य आया। मुगल साम्राज्य को भी मैंने डिटेल से पढ़ाया। ठीक है, मुगल साम्राज्य को भी मैंने डिटेल से पढ़ाया। इसके अंदर सारे मैंने डिटेल से पढ़ाए। पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद हुमायूं के बाद क्या आया, अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद मेरे भाई शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। इसको भी मैंने डिटेल से पढ़ाया। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी को भी मैंने डिटेल से पढ़ाया मैंने। तो सारी चीजें इंडिया जीके के अंदर जितनी भी मैंने चीजें यहां पर करवाई है ना, सारी डिटेल से करवाई है मेरे भाई। ठीक है, और क्या करवाइए, सीक्वेंस वाइज करवाइए मेरे भाई, क्रमवार तरीके से करवाइए मेरे भाई। ठीक है, क्रमवार तरीके से करवाइए। और यकीन मानिएगा, कोई बच्चा एचएसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना और इस 75 लेक्चर की सीरीज को कंप्लीट देख लेता है, तो यकीन मानिएगा इंडिया जीके आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और मैं बताना चाहता हूं, अभी एचएसएससी के अंदर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है मेरे भाई। ठीक है, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लगभग 15,000 के आसपास ये बताई जा रही है कि आपकी वैकेंसी आएगी। और मैं बोलना चाहता हूं, जो बच्चे एसएसटी से रिलेटेड है ना, जिनका एसएसटी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो बच्चे इस पूरी सीरीज को देख डालो, अच्छे से देख डालो, निचोड़ के देख डालो। एसएसटी वाले बच्चों के लिए ये वरदान सीरीज रहने वाली है मेरे भाई। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलने वाले भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी था। अब हम हमारे चलते हैं, किसके ऊपर चलते हैं मेरे भाई, ज्वालामुखी टॉपिक पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, या फिर कोई आपके अंदर दिमाग के अंदर कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने अभी तक नहीं करवाया और आपको लगता हो वहां से टॉपिक आता है, तो मार्क्स पूछे जाता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे भाई, वो भी मैं करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम ये ज्वालामुखी टॉपिक करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, ज्वालामुखी टॉपिक वैसे तो सीक्वेंस वाइज बात करें तो भूकंप से पहले होता है मेरे भाई। ठीक है, तो क्यों होता है, तो चलिए आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो ज्वालामुखी का एक थोड़ा सा चित्र बना देता हूं मैं आपको, ताकि समझ आए मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, ये सतह है। ठीक है, ये सतह है, मतलब जमीन है। जमीन के नीचे यहां पे, ठीक है, ये क्या है, ये जमीन के नीचे है मेरे भाई। ये क्या है, लावा है मेरे भाई ये। ठीक है, ठीक है, ये लावा है और ये ऊपर की तरफ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये जमीन से क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। बस ये बन गया लावा और इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। अब थोड़ी सी बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाता हूं ज्वालामुखी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, ठीक है, आप हैं, थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही बता देता हूं, आप अच्छे से आराम से सुनते रहो। आपके पेट में गैस है मेरे भाई। ठीक है, जब आपके पेट में गैस बन जाती है तो आप कितने विचलित हो जाते हो, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, इधर उधर चक्कर काटते हो, पेट में ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है यार, कुछ तूफान आने वाला है, ऐसा लगता है ना पेट के अंदर जब गैस हो जाती है। लेकिन जब वो गैस रिलीज हो जाती है, जब आप इनो वगैरह पीते हो या कुछ भी उसका सोल्यूशन करते हो, जब गैस आपके अंदर से निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप रिलीफ करते हो, आपको शांति मिलती है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है। समझ आया कुछ आपको, मैं कह रहा हूं आपके पेट में गैस हो गई भयानक। ठीक है, आपके पेट में गैस हो गई भयानक और आप बहुत गंदे तरीके से जो है विचलित हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा, इतना सारा भयंकर शरीर के अंदर जो है तूफान चला हुआ है भाई, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वो कुछ ना कुछ होने वाला है ना, तो उसका यही मतलब होता है कि भूकंप आने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्वालामुखी टॉपिक को भूकंप से पहले पढ़ना होता है। चलिए कोई नहीं, हमने पहले पढ़ लिया, इट्स नॉट प्रॉब्लम मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझा रहा हूं जितना आसान भाषा में, बस वो समझो। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है जो आपके पेट में, ऐसे मान के चलो एक गैस है, ठीक है, एक गैस है, जब तक वो गैस बाहर नहीं निकलेगी आप विचलित होगे, आपके मन में ऐसा लगेगा पता नहीं भाई कुछ अजीब गरीब होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर वो गैस बाहर निकल जाती है आपके पेट से, तो आप एकदम से शांत हो जाते हो ना, शांत हो जाते हो, यही इसी को बोलते हैं मेरे भाई, ज्वालामुखी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे डेफिनेशन देखो, अगर, अभी मैंने जो देसी लैंग्वेज में बताई ना, उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर अंदर से लावा बाहर निकल गया,
निकल गया। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अगर अंदर से लावा बाहर निकल गया, यानी कि ज्वालामुखी बाहर निकल गया, ये मान के चलो अगर अंदर से आपके पेट के अंदर से जो अभी मैं जिक्र कर रहा था गैस की, वो बाहर निकल गया, तो क्या होगा, मतलब भूकंप आने की संभावना खत्म हो गई। मतलब भूकंप आने की संभावना खत्म हो गई। समझ आया, होगी नहीं, हो गई। ठीक है, मतलब जब तक गैस रहेगी ना आपके पेट में, ऐसा रहेगा भाई बहुत सारा परेशान हो रहा हूं, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ऐसा ही धरती के अंदर होता है, जब तक ज्वालामुखी अंदर रहता है ना, जमीन के अंदर रहता है, तो भाई जमीन हिलने लग जाती है, पूरी तरह जो है कांपने लगती है। लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जो है बाहरी सतह पर निकल जाता है, तो क्या होता है मेरे भाई, तो जो है भूकंप की संभावना ही जो है खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर ये ज्वालामुखी बाहर निकल गया और भूकंप की संभावना ही खत्म हो गई, तो इसीलिए ज्वालामुखी को, ये याद रखना, इसीलिए इसलिए ज्वालामुखी को ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, सुरक्षा वाल्व। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, अब आप क्या याद रखेंगे, ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन फ्री के नंबर है मेरे भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आंतरिक, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, दूसरा होता है बाह्य। ठीक है, पहला क्या होता है आंतरिक और दूसरा क्या होता है बाह्य। इनके नामों से ही आपको पता चल जाना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो आंतरिक ज्वालामुखी क्या होता है, आंतरिक ज्वालामुखी ये होता है जो पृथ्वी के अंदर से, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बताऊं, ये क्या है, ये एक सतह है। ठीक है, ये क्या है, सतह। सतह यानी कि जमीन है मेरे भाई। ठीक है, ये सतह की जमीन है और यहाँ पे जो है दरारें हैं भाई, ये जमीन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, ये जमीन के अंदर दरारें हैं, और यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी निकला मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है, यानी कि लावा है मेरे भाई। ठीक है, ये लावा है, लेकिन लावा यहां से उठा, ठीक है, ऊपर से ये लावा उठा, लेकिन ये इन्हीं दरारों में जम गया मेरे भाई। नीचे की जो जमीन है ना, इन्हीं दरारों में ये जम गया। सॉरी, नीचे ही दरारों में जम गया। इसको क्या बोला जाता है, इसको आंतरिक लावा बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, और जो लावा जमीन के ऊपर निकल गया, जिसने लावा सब कुछ जो है अंदर से उठाकर जो है बाहर पटक दिया, इसको बाह्य लावा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हो गई ना लोकल लैंग्वेज में। अब इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम जो है डेफिनेशन एनसीईआरटी के आधार पर लिखने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं आंतरिक, समझ आना चाहिए। बाकी डेफिनेशन तो नॉर्मल सी चीजें, ये आपको एनसीईआरटी की किताबों में भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो चित्र बना के मैंने आपको समझाया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के लावा ज्वालामुखी होते हैं। आंतरिक क्या होता है, जो अंदर जम जाता है, यानी कि ये जो जमीन है, ये हमारी जमीन थी। कलर कहाँ गया, ये रहा, ये ले लेते हैं। ये हमारी जमीन थी मेरे भाई। ठीक है, ये हमारी जमीन थी, और ये नीचे क्या था मेरे भाई, ये नीचे की दरारें थी। ठीक है, ये क्या थी, नीचे की दरारें थी, पृथ्वी के नीचे की दरारें थी। जो ज्वालामुखी, जो लावा इन दरारों में ही जम गया, उनको आंतरिक आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी बोलते हैं। और जो बाहर लाके पटक दिया, जिसको बाहर लाके पटक दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बाह्य ज्वालामुखी बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन हम देख रहे थे, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आंतरिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर दरार होती है, पृथ्वी के अंदर दरार होती है जब पृथ्वी के नीचे मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टान, ब्रैकेट में लिख लो मैग्मा,
ऊपर आने की कोशिश करती है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? ठीक है। ऊपर आने की कोशिश करती है लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले ही सतह तक पहुंचने से पहले जमीन के अंदर दरारों में फंसकर ठंडी होकर जम जाती है, तो उसे आंतरिक ज्वालामुखी कहते हैं। आई बात समझ में? ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन थी, सेम मैंने लोकल में यहां पे आपको बता दिया था 2 लाइन के अंदर मेरे भाई। आई बात समझ में? ऐसे ही चीजें आपको करनी पड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। अब हम क्या देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आंतरिक जो लावा होता है ना, इसके कुछ उदाहरण भी है मेरे भाई। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या होता है? एक तो डाइक होता है मेरे भाई। ठीक है, एक क्या होता है, सील होता है, एक क्या होता है, बैथोलिथ होता है। ठीक है, एक एक लाइन इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि कई बार जो है इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डाइक क्या होता है। तो डाइक क्या होता है? जब मैग्मा जमीन के अंदर खड़ी दीवार जैसी संरचना में जम जाता है। जब मैग्मा जमीन के अंदर, एक एक लाइन है आपको याद रखनी जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है यहां से। ठीक है, जमीन के अंदर खड़ी दीवार जैसी संरचना में जम जाता है, जैसी संरचना में जम जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे डाइक बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सील की मेरे भाई। ठीक है, सील की, तो सील क्या होता है? तो सील के बारे में भी आपका पता होना चाहिए। जब मैग्मा चट्टानों की परतों के बीच, जब मैग्मा चट्टानों की परतों के बीच क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? क्षैतिज, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप से एक चादर की तरह, रूप से एक चादर की तरह जम जाता है। ठीक है, उसे सील कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तीसरा और देख लेते हैं, तीसरे को भी फटाफट से खत्म करते हैं। बैथोलिथ, यहां से क्वेश्चन पूछता है बैथोलिथ क्या है मेरे भाई। ठीक है, तो बैथोलिथ क्या होता है भाई? जमीन के अंदर बहुत गहराई में, जमीन के अंदर बहुत गहराई में जमने वाला विशाल मैग्मा, जमने वाला विशाल मैग्मा, मैग्मा भंडार मेरे भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से जमीन के अंदर बहुत गहराई में जमने वाला विशाल मैग्मा को क्या कहते हैं? तो इसको बैथोलिथ बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अब हमने क्या देखा? आंतरिक जो है हमने ज्वालामुखी देख लिया। अब हम देख लेते हैं बाह्य ज्वालामुखी, बाह्य ज्वालामुखी। ठीक है, इनके बारे में बता चुका हूं। आंतरिक यानी कि पृथ्वी के अंदर दरारों में जम जाता है, उसको आंतरिक बोलते हैं। और बाह्य जो पृथ्वी के ऊपर जाके जो है लावा को गिरा देता है, उसको बाह्य ज्वालामुखी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, जब लावा बाहर आ जाए, सिंपल सी बात है।
ठीक है। जब लावा बाहर आ जाए तो उसको जो है बहाए जो है ज्वालामुखी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आप आराम से सुनना। ठीक है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के किसी छेद या दरार के रास्ते से, दोबारा बोल रहा हूं, आराम से सुनो, जब मैग्मा, ठीक है, जब मैग्मा पृथ्वी सतह यानी कि जमीन के किसी छेद यानी कि होल या दरार के रास्ते धरातल यानी कि जमीन के ऊपर आ जाता है तो उसे बहाए ज्वालामुखी बोला जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके उदाहरण बता देता हूं। जैसे हमने ऊपर देखा ना डाइक्सील और बैथोलिथ देखा, उसी तरह इसके भी उदाहरण है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे ढाल। ठीक है, ये बहाए ज्वालामुखी के उदाहरण है भाई। ढाल हो जाएगा, मिश्रित ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा सिंडर कोन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सिंडर कोन मेरे भाई। ठीक है, तो ये इसके जो है उदाहरण हो जाएंगे। अब इनको भी एक एक करके मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ढाल, ठीक है, तो ढाल के बारे में, ढाल ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कहां पर अवस्थित है? तो हवाई द्वीप है मेरे भाई। ठीक है, हवाई द्वीप कहां पर है? हवाई द्वीप पता है किसी को? है हवाई द्वीप कहां पर है? अमेरिका में अवस्थित है मेरे भाई। अमेरिका के वेस्ट में है ये, प्रशांत महासागर के बीच में मेरे भाई। ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में मेरे भाई। ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में ये अवस्थित है। जैसे कौन सा ज्वालामुखी है? कौन से ज्वालामुखी की बात कर रहा है? मतलब ढाल जैसा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ मेरे भाई। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? मोना लोआ ज्वालामुखी। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है मोना लोआ ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखना मोना लोआ आएगा ना, मोना लोआ ज्वालामुखी। ठीक है, मोना लोआ ज्वालामुखी जो बहुत फैले हुए और कम ऊंचे होते हैं, जो बहुत फैले हुए लेकिन कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, कम ऊंचे होते हैं। आई बात समझ में? ढाल ज्वालामुखी वो होते हैं मेरे भाई। ठीक है, फैले हुए मतलब सिंपल सी बात है यार, जो फॉर एग्जांपल मान के चलो ये क्या है? ये सतह है मेरे भाई। ठीक है, ये सतह है, यहां से ज्वालामुखी फूटा मेरे भाई। ठीक है, यहां से ज्वालामुखी फूटा और ये ऊपर गया मेरे भाई। ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर की तरफ जाते हुए ये यहां फैल गया मेरे भाई। ठीक है, ये यहां फैल गया, इतना ये फैल गया। ठीक है, ये फैल गया ना, ये फैल गया, लेकिन इसकी ऊंचाई कम है। ये ऊंचाई कम है, यहां पे ज्यादा फैल गया। ऊंचाई कम है तो ये किस प्रकार का? ढाल ज्वालामुखी है मेरे भाई। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ढाल ज्वालामुखी के बाद हम देख लेते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। तो मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट फूजी जापान, आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए माउंट फूजी जो ज्वालामुखी है, माउंट फूजी आएगा ना, माउंट फूजी जो ज्वालामुखी है ये कहां पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे जापान में अवस्थित है मेरे भाई। और अगर आपसे पूछे माउंट सेंट हेलेंस, माउंट सेंट लिखना, हेलेंस, तो ये ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? ये यूएसए के अंदर अवस्थित है, यानी कि अमेरिका के अंदर अवस्थित है। जो लावा और राख की परतों से बने, जो लावा और राख की परतों से बने, अभी बताता हूं आपको, एक सेकंड, परतों से बने ऊंचे शंकु होते हैं। शंकु मतलब कोन मेरे भाई, होते हैं। आई बात समझ में? क्या कह रहा है? मिश्रित ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे तो मिश्रित ज्वालामुखी की डेफिनेशन क्या है? मिश्रित ज्वालामुखी की ये बात कर रहा है जो लावा जो लावा और राख की परतों से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं। अब मिश्रित ज्वालामुखी का अगर आपसे उदाहरण पूछे तो आप बताना भाई मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है माउंट फूजी जो कि जापान में अवस्थित है। आप बताएंगे मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है माउंट सेंट हेलेंस जो कि यूएसए अमेरिका में अवस्थित है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आगे चलते हैं मेरे भाई।
आगे चलते हैं, सिंडर कोन की ओर बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सिंडर कोन की बात करने से पहले आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, जो भी आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, जो भी महिला मित्र है, जो भी बच्चा सीरियस कैंडिडेट है, अपनी तैयारी कर रहा है दिल और जान से HSSC के लिए, तो उन भाइयों के लिए जो है, उन बहनों के लिए ये वीडियो जरूर आप शेयर करेंगे। इतना आपको जो है काम मेरे लिए करना पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, सिंडर कोन की बात कर लेते हैं। छोटे ज्वालामुखी, सिंडर कोन छोटे ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, छोटे ज्वालामुखी जो राख और छोटे पत्थरों के ढेर से बनते हैं, जो राख और छोटे पत्थरों के ढेर से बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सिंडर कोन जो है ज्वालामुखी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक बाह्य और आंतरिक जो है ज्वालामुखी आपको समझ आया होगा मेरे भाई। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। जब ज्वालामुखी निकलता है, जब ज्वालामुखी निकलता है मेरे भाई, जब ज्वालामुखी निकलता है तो क्या होता है भाई, किसी को पता है? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सिंपल सा सिंपल, आप अपने दिमाग में सोचिएगा। जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें से क्या निकलता है? सोचो थोड़ा सा। मतलब कि जब ज्वालामुखी निकल रहा है, फॉर एग्जांपल मान के सोचो, कहीं भी ज्वालामुखी निकल रहा है, एक सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारे अंडमान निकोबार के अंदर अवस्थित है, आप सभी जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो वहां से ज्वालामुखी निकल रहा है, तो ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलेगा सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा वाष्प भाप कितने प्रतिशत? 60 से 90% निकलती है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है, निकलती है। और इसके साथ भाई, इसके अलावा SO2 CO2 भी निकलती है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। अब इनके अलावा, मतलब जब ज्वालामुखी निकलता है ना, तो सबसे ज्यादा उसमें से क्या निकलती है? वाष्प निकलती है, यानी कि भाप निकलती है। इसके अलावा जब लावा निकलता है तो वाष्प भाप के साथ साथ SO2 और CO2 भी निकलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती है जब लावा निकलता है मेरे भाई, ठीक है। तो लावा निकलता है तो ज्वालामुखी में बड़े बड़े टुकड़े बाहर आते हैं, बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ज्वालामुखी में जब बड़े बड़े टुकड़े बाहर आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आपने देखा भी होगा जब ज्वालामुखी फटता है, आपने कोई मूवी देखी होगी या फिर आपने कोई कहीं पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वहां पे बड़े बड़े टुकड़े जो है निकलते हैं ज्वालामुखी के अंदर से, इनको क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी में बड़े बड़े टुकड़े बाहर आते हैं, इनको बम कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, इनको बम कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको बम कहा जाता है। अब इसके अलावा छोटे टुकड़े भी आते हैं, ठीक है, बड़े टुकड़े आते हैं, छोटे टुकड़े भी आते हैं। तो छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? छोटे टुकड़ों को लैपिली कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, लैपिली कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? लैपिली बोलते हैं। द्रव्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? ये तो पता ही होगा, द्रव्य पदार्थ जो बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर
हो गई होंगी, कोई भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब जो है हम देखने वाले हैं ज्वालामुखी के मुख्य अंग मेरे भाई, ठीक है। ज्वालामुखी के मुख्य अंग हम देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। मुख्य अंग हम देखने वाले हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वोल्केनो मेरे भाई, ठीक है। वोल्केनो मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए एक एक करके अब जो है इनके पार्ट्स देखना हम शुरू करते हैं। छोटा सा एक मैं आपको चित्र बना के दे देता हूं, चित्र बनाने से जो है आपकी चीजें काफी हद तक जो है ठीक हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं एक चित्र अच्छा सा, और देखते हैं कि हम कैसा बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आइए ले लेते हैं, एक पेन हमने ले लिया और यहाँ पे मैं चित्र बनाना स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। पेन हमने लिया था, आया नहीं क्या ये, चलिए कोई नहीं, एक से ही बना देते हैं, समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। ये तो सही नहीं बना यार, ये क्या बन गया। ये क्या है मेरे भाई, नीचे वाली जो मैंने पट्टी बनाई है ये क्या है, तो इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंटल बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अभी एक एक के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, पहले मेरे को चित्र बनाने दो मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये मेंटल है, उसके ऊपर ऐसे करके चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके ऊपर एक सतह है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो, ये एक सतह है मेरे भाई, ठीक है। यहां से मान लो ये एक सतह है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होगी, ये सतह होगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपट्टी मेरे भाई। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। परपट्टी कैसे लिखेंगे, तो गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, परपट्टी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से एक लावा निकलेगा मेरे भाई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या निकल रहा है, ये लावा निकल रहा है मेरे भाई, यहां पे रेड कलर कर देता हूं जिससे आपको पता चल सके मेरे भाई, ठीक है। ये क्या निकल रहा है, ये लावा निकल रहा है मेरे भाई। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, आई नो, बस थोड़ा समझाने के लिए आपको समझ आ जाए चीजें क्या चल रही है। तो ये जो रेड रेड है इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। रेड ये क्या है, ये मैग्मा है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्मा है, आई बात समझ में। ये क्या हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा। अब यहां पे ये जो है, ये चीज क्या है मेरे भाई, ये चीज हो जाएगी निकास वेंट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। निकास वेंट हो जाएगी। ये क्या चीज होती है अभी बताऊंगा, 2 मिनट वेट करो मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होती है, निकास वेंट होती है। अब यहां से जब ये ऊपर जाएगा, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं, ये वाला पिंक वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब ये यहां से ऊपर जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, यहां से क्या है, ये ऊपर जाएगा। यहां पे जो है जब ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक खड्डा बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। खड्डा बन जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्रेटर बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अभी बताऊंगा क्रेटर भी, एक क्रेटर होता है, एक काल्डेरा होता है मेरे भाई, ठीक है। छोटा खड्डा जो बनता है ना, ये छोटा खड्डा है, ये इसको क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। अब ऐसा ही एक बड़ा खड्डा बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको काल्डेरा बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अभी ऊपर बताऊंगा, ठीक है, अभी नीचे बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो। काल्डेरा इसको बोलते हैं, ठीक है। अरे यार, इसको क्या बोलेंगे, इसको काल्डेरा बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां से जो ये जो लावा निकलेगा, ये लावा तो यहां से फैलने लग गया, लेकिन ये ऊपर भी जाएंगी। ऊपर क्या जाएंगी मेरे भाई, ऊपर जाके बादल सा बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, गैस व राख बोलेंगे। यहां पे लिख देता हूं, गैस और राख मेरे भाई, ठीक है। गैस व राख, ये सारी चीजें क्या है, ये मुख्य अंग है किसी भी ज्वालामुखी के। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं एक एक करके इनके बारे में बताना आपको शुरू करता हूं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम मैग्मा से बात करेंगे। मैग्मा ये मैंने यहां पे लिखा था ना, ये वाला मैग्मा। अब हम एक एक करके, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ज्यादा लंबी नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए ये चीजें क्या होती है, ठीक है। चलो यहां पे लिख देता हूं मैग्मा, ठीक है। मैग्मा के बारे में आप सभी को जानता है, पृथ्वी के भीतर का वह स्थान जहां पिघली हुई चट्टानें एकत्र होती हैं। लिख देता हूं फटाफट से, पृथ्वी के भीतर का वह स्थान, ठीक है। पृथ्वी के भीतर यानी कि पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहां पिघली हुई चट्टान, पिघली हुई चट्टान मतलब मैग्मा, पिघली
हुई, चट्टान, मैग्मा, एकत्र, एकत्र यानी कि इकट्ठा होता है। ठीक है, ये हो गई मैग्मा की डेफिनेशन मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ये क्या है, ये मैग्मा क्या है, ये ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य स्रोत है मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद चलते हैं मेंटल। मेंटल हमने देखा था ना, लिखा था मैंने, अभी कहाँ लिखा था मेंटल, ये यहां लिखा था, ये रहा मेंटल मेरे भाई। ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी कौन सी है, ये मेंटल है मेरे भाई। अब मेंटल क्या होती है, चलिए इसके बारे में भी बताते लो। पृथ्वी की वह आंतरिक परत, पृथ्वी की वह आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, अंदरूनी, आंतरिक परत मतलब अंदरूनी परत, जो परपट्टी के नीचे स्थित होती है, जो परपट्टी के नीचे, परपट्टी के नीचे स्थित होती है। एक सेकंड अभी दिखाता हूं। नीचे परपट्टी को कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में क्रस्ट लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे, ठीक है, इसी परत में अत्यधिक, अत्यधिक लिख लो या फिर सर्वाधिक लिख लो, गर्मी के कारण, अच्छा एक चीज और याद रखना, जैसे हम जमीन के नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे ना, जमीन के निचली तरफ, फॉर एग्जांपल ये सतह है मेरे भाई। ठीक है, ये सतह है, ये क्या है, सतह है, जमीन है मेरे भाई। ठीक है, वो जमीन है जहां पर हम अभी खड़े हैं मेरे भाई। ठीक है, ये वो जमीन है। अब जमीन से नीचे की तरफ जितना हम जाना स्टार्ट करेंगे ना, क्या होती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि अगर आपने कभी खड्डा खोदा है, मतलब फॉर एग्जांपल जो कस्सी से हम खड्डा खोदते हैं ना, ये खड्डा खोदते हैं, कभी जो है इस खड्डे के अंदर खड़े होके देखना, यहाँ पे खड्डे खड़े होके देखना, इतनी गर्मी आपको लगेगी जितना, जिसका कोई हिसाब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, जमीन के नीचे की तरफ जो हम जाते जाएंगे ना, तो गर्मी बढ़ती जाएगी 32 किलोमीटर पर। ठीक है, 32 किलोमीटर जो है, 32 किलोमीटर मीटर पर जो है, जो 1 डिग्री जो है ये बढ़ती जाएगी, गर्मी जो है बढ़ती जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और हम यहाँ पर थे, कहाँ पर थे, मेंटल के ऊपर थे मेरे भाई। ठीक है, तो मेंटल का मतलब क्या था, पृथ्वी की वह आंतरिक परत, अंदरूनी परत, ये वाली परत। ठीक है, ये वाली परत, ये परपट्टी के बिल्कुल नीचे है, ये ऐसा ही तो डेफिनेशन में लिखा गया है। देखो, पृथ्वी की वह आंतरिक परत जो परपट्टी के नीचे स्थित होती है, इसी परत में अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है भाई, मैग्मा का निर्माण होता है। बस मैग्मा का निर्माण होता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं परपट्टी को मेरे भाई। ठीक है, तो परपट्टी के बारे में भी पढ़ते थे। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत मेरे भाई। ठीक है, मैग्मा इस परत को तोड़कर ऊपर की ओर बढ़ता है। मैग्मा इस परत को तोड़कर ऊपर की ओर बढ़ता है। आई बात समझ में। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये देखो। ठीक है, ये मैग्मा यहां पे बन रहा है। ठीक है, ये मैग्मा बन रहा है, ये हमारी मेंटल है, और इसके ऊपर ये परपट्टी है, हमारी जो बाहरी सतह है, जमीन है ना, वो है, और इसको तोड़कर ये बाहर निकल जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। परपट्टी के बाद क्या देखा था भाई हमने, परपट्टी के बाद क्या था रे। ठीक है, मैग्मा हो गया, मेंटल हो गया, परपट्टी हो गया, निकास वेंट को देख लेते हैं। ठीक है, निकास वेंट क्या होता है, तो चलिए ये भी बता देता हूं आपको। निकास वेंट, निकास वेंट, या इसको क्या बोल सकते हैं, नली बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, पाइप बोल सकते हैं। अब आपने ये चीजें तो आई थिंक आपने निकास वेंट या नली तो पता नहीं आपने पढ़ी है या नहीं, पाइप आपने जरूर पढ़ा होगा मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ना, ये वाली चीज, ये आपको दिख रही है, ये वाली चीज, ये वाली क्या है, ये पाइप है मेरे भाई।
जैसे पानी का पाइप होता है ना, ये मत सोच लेना ये पानी का पाइप है, 2 इंच 4 इंच का पाइप होता है। ये अपना जितना हिसार है ना मेरे भाई, हिसार, इतनी बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा जो है ये मैग्मा बाहर निकलता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे अपने पानी पानी आता है ना पाइप के द्वारा, 2-4 इंच का पाइप होता है अपना, जहाँ से पानी आता है। लेकिन ये जो मैग्मा बाहर निकलता है ना मेरे भाई, मैग्मा, ये जो पाइप लगी होती है धरती के नीचे, ये पता नहीं कितने कितने किलोमीटर चौड़ी होती है मेरे भाई। पूरा एक सिटी, अपना शहर लगा लो, इतनी चौड़ी चौड़ी ये पाइप होती है मेरे भाई। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको निकास वेंट या पाइप बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, पाइप बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम ही हो जाएगी, किसकी, निकास वेंट यानी कि पाइप की। तो वह मुख्य नली, वह मुख्य नली या पाइप जिसके माध्यम से क्या, मैग्मा, मैग्मा, जिसके माध्यम से मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर आता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे निकास वेंट नाली या पाइप बोलते हैं। यहां पे देखो, ये लावा क्या है, ये लावा इस पाइप के जरिए बाहर आ रहा है ना, ये पाइप के जरिए, इसी को निकास वेंट बोलते हैं, इसी को पाइप बोलते हैं, इसी को नली बोलते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं क्रेटर को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या देख लेते हैं, क्रेटर को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर, चलिए डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित, शीर्ष यानी कि बिल्कुल ऊपरी सतह, ये वाला ऊपरी सतह मैंने यहां पे बताया था ना, ये रहा ऊपरी सतह, ये बोलते हैं इसको, वो इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा मैं हो रहा है ना कर रहा हूं, इस पर ध्यान देना, इसी को बोलते हैं क्रेटर। अब डेफिनेशन आपको लिख के यहां पे बताता हूं। तो क्रेटर क्या होता है भाई, ज्वालामुखी के शीर्ष पर, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित मुख या कटोरी के आकार का गड्ढा, गड्ढा मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है क्रेटर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और क्या था मेरे भाई, और राख था शायद मेरे भाई। ठीक है, लावा तो सभी को पता है क्या है भाई, मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर निकल आता है, उसको लावा बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं गैसे व राख, गैस व राख मेरे भाई। ठीक है, गैस व राख को देख लेते हैं। विस्फोट के दौरान निकलने वाला धुआं, आप सभी जानते हैं जो गैस निकलती है, गैस के साथ धुआं वगैरह भी निकलता है, सीधी सी बात है यार। विस्फोट के दौरान निकलने वाला धुआं हानिकारक गैसें जैसे, कौन सी मैंने बताई थी ना, एसिड, SO2 और CO2, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड, और CO2 मेरे भाई। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये गैसें और राखें होती हैं मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। हमने क्या देख लिए, ज्वालामुखी के जो है महत्वपूर्ण अंग देख लिए मेरे भाई। ठीक है, क्या देख लिए, ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण जो है अंग देख लिए मेरे भाई। इसके बाद अब एक चीज और बताता हूं, वैसे तो मैंने क्रेटर लिख दिया था, फिर भी उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, ज्वालामुखी आने के बाद, ठीक है, ज्वालामुखी आने के बाद खड्डा बन जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक खड्डा बन जाता है। वैसे तो 2 प्रकार के खड्डे बन जाते हैं, बन जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के खड्डे बन जाते हैं। एक तो छोटा खड्डा बनता है जो मैंने अभी बताया, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, छोटा खड्डे को काल्डेरा बोलते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया क्या, कहां बताया, ये रहा।
ठीक है, ये चीज याद रखना, छोटे खड्डे को काल्डेरा बोलते हैं और बड़े खड्डे को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, बताइए भाई, जो काल्डेरा का उदाहरण है वो कौन सा ज्वालामुखी है, तो आप बताएंगे येलो स्टोन मेरे भाई। ठीक है, येलो स्टोन मेरे भाई। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? अमेरिका में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप बड़ा की बात, सॉरी छोटा तो हो गया ना, बड़े की बात, बड़ा खड्डे को क्या बोलेंगे? बड़े खड्डे को क्रेटर बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, बड़े खड्डे को क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई लोनार झील, भारत की। पता है किसी को लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है मेरे भाई। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसी चैप्टर का, जो ज्वालामुखी का सबसे अंतिम टॉपिक है, जिसका नाम है ज्वालामुखी के प्रकार मेरे भाई। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? ज्वालामुखी के मुख्य अंग देखे, अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, छोटा सा है, फटाफट से हम देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार मेरे भाई। ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं ज्वालामुखी? दो प्रकार के हैं मेरे भाई। ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले तो होता है मेरे भाई उद्गार के आधार पर। चलिए ऐसे बता देते हैं ज्वालामुखी के प्रकार मेरे भाई। ठीक है, कैसे बताऊं? चलिए लिख ही देता हूं यार। ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करूं तो पहला तो होता है उद्गार के आधार पर मेरे भाई। ठीक है, ऐसे आप याद रखना, उद्गार के आधार पर। पहला क्या होगा? उद्गार के आधार पर। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? उद्गार के आधार पर। ठीक है, उसके बाद उद्गार के आधार पर, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा हो जाएगा समय के आधार पर। समय के आधार पर। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो उद्गार के आधार पर है, ये भी दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला तो होता है मेरे भाई केंद्रीय उद्भेदन, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है दरारी उद्भेदन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो है दरारी उद्भेदन होता है। वहीं समय के आधार पर की मैं बात करूं तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं, एक तो होता है जागृत। ठीक है, ये क्या होता है? जागृत, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक्टिव। दूसरा क्या होता है? प्रसुप्त होता है मेरे भाई। ठीक है, प्रसुप्त का तो मतलब समझ आ रहा होगा ना, प्रसुप्त होता है। और तीसरा क्या होता है? शांत होता है मेरे भाई। ठीक है, तीसरा क्या होता है? शांत होता है। इनके बारे में हम जो है थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, एक एक दो दो लाइन है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। बस यहां पर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ज्वालामुखी मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं केंद्रीय उद्भेदन, इसकी बात कर रहा है, यानी कि केंद्रीय उद्भेदन की बात कर रहा है। उद्भेदन। ठीक है, केंद्रीय उद्भेदन पे जाने से पहले इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो केंद्रीय उद्भेदन की मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो हवाई तुल्य आता है, एक स्ट्रोम्बोली तुल्य आता है, एक वल्केनो आता है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं मेरे भाई हवाई तुल्य आता है। ठीक है, और कौन सा आता है? स्ट्रोम्बोली तुल्य आता है, स्ट्रोम्बोली।
और कौन सा आता है, वल्केनो आता है, पिलियन तुल्य आता है, और क्या आता है, प्लीनियल तुल्य आता है, प्लीनियन तुल्य। ठीक है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ये देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई हवाई तुल्य क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी डेफिनेशन है, ये आपको पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं हवाई तुल्य। ठीक है, हवाई तुल्य क्या होता है मेरे भाई, हवाई तुल्य होता है आकृति इसकी कैसी होती है। सबसे पहले ये चीजें आपको याद रखनी है, हवाई तुल्य की जो है आकृति कैसी होती है, योद्धा के ढाल की आकार जैसी होती है मेरे भाई। ठीक है, योद्धा की ढाल जैसा, योद्धा के ढाल जैसा मेरे भाई। ठीक है, ऐसी इसकी आकृति होती है। विशेषता इसकी क्या होती है मेरे भाई, विशेषता किसकी, हवाई तुल्य की विशेषता होती है सबसे शांत ज्वालामुखी होता है मेरे भाई ये। ठीक है, सबसे शांत ये ज्वालामुखी होता है। उसके बाद हम बात कर ले स्थान और उदाहरण किसका, हवाई तुल्य का। तो स्थान की बात करूं तो मोना लोआ इसके अंदर जो है ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप पर पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है, हवाई द्वीप में मेरे भाई। ठीक है, हवाई द्वीप में पाया जाता है, और ये हवाई द्वीप कहां पर है, प्रशांत महासागर के मध्य में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और जाने से पहले एक नोट यहां पर आपको लिख देता हूं, इसके लावा से कांच जैसे सुनहरे धागे बनते हैं। किसके लावा से, हवाई तुल्य के। ठीक है, इसके लावा से सुनहरे धागे बनते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, धागे बनते हैं, जिन्हें पेले के बाल कहा जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे हमारा जो है हवाई तुल्य खत्म हुआ, यहां से मैं दूसरा लिखता हूं, यहां पे ए लिख देता हूं हवाई तुल्य। बी कौन सा है हमारा, बी हमारा स्ट्रोम्बेली तुल्य है, इसको बताता हूं सेम ऐसे ही। इसकी आकृति पढ़ेंगे, इसकी विशेषता पढ़ेंगे, इसका स्थान और उदाहरण पढ़ेंगे, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछता है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए बी लिख लेता हूं। बी का मतलब क्या है, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली तुल्य। तो इसकी आकृति की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रोम्बोली की आकृति कैसी होगी, रुक रुक कर गैस और लावा के गोले निकलते हैं मेरे भाई। ठीक है, रुक रुक कर गैस और लावा के गोले निकलते हैं। ठीक है, रुक रुक कर गैस और लावा के गोले निकलते हैं, इसका उपनाम भी है मेरे भाई। ठीक है, स्ट्रोम्बेली तुल्य जो ज्वालामुखी है ना, इसका एक उपनाम है। क्या नाम है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ मेरे भाई। ठीक है, तो इंडिया का लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, ऐसे ही जो है ज्वालामुखी में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है, स्ट्रोम्बेली तुल्य ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नीचे चार आपको ज्वालामुखियों के नाम दे देगा भाई, स्ट्रोम्बली तुल्य दे देगा, हवाई तुल्य दे देगा। ठीक है, और भी तुल्य दे देगा, कौन कौन से तुल्य दे देगा, पिलियन तुल्य दे देगा, और कहेगा बताइए निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आप बताएंगे स्ट्रोम्बली तुल्य ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसका स्थान और उदाहरण देख लेते हैं फटाफट से। बस यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं एक किस्म से आपको। ठीक है ना, तो इसका स्थान और उदाहरण की बात करूं तो स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, कहां पर अवस्थित है, सिसिली द्वीप। कहां पर अवस्थित है सिसिली द्वीप, इटली के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है,
इटली के अंदर अवस्थित है। तो आपसे पूछेगा स्ट्रोम्बेली तुल्य जो ज्वालामुखी है ये कहां पर पाया जाता है, तो सिसिली द्वीप के अंदर पाया जाता है जो कि इटली के अंदर अवस्थित है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, पॉइंट सी को देख लेते हैं। सी में हम क्या बोलेंगे, हवाई तुल्य हो गया, स्ट्रोम्बेली हो गया, तीसरा कौन सा था मेरे भाई, वल्केनो था मेरे भाई, ठीक है। तो वल्केनो को देख लेते हैं फटाफट से। वल्केनो की बात करें तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, जब यह फटता है तो इसके धुएं से बादल आसमान में फूल गोभी जैसा दिखाई देता है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, जब यह फटता है वल्केनो, जब यह फटता है इसके धुएं के बादल फूल गोभी जैसा दिखाई देता है। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से ऐसा ज्वालामुखी कौन सा है जब फटता है तो उसके धुएं से जो है आसमान में फूल को भी जैसी आकृति जो है दिखाई देती है। तो आप बताएंगे उसको वल्केनो जो है मेरे भाई कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, और इसकी विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, तो इसकी विशेषता हो जाएगी मेरे भाई, लावा के कारण गैस बहुत तेज धमाका करती है मेरे भाई, ठीक है। गैस बहुत तेज धमाका करती है। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, स्थान रह गया ना, स्थान और उदाहरण। स्थान और उदाहरण की बात करूं तो लिपारी द्वीप के अंदर है भाई ये, लिपारी द्वीप ये कहां पर है, तो ये भी इटली के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। लिपारी द्वीप भी कहां पर हो जाएगा, तो ये भी जो है इटली के अंदर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डी देख लेते हैं। डी हमने क्या देखा था, पिलियन तुल्य, पिलियन तुल्य मेरे भाई, ठीक है। तो पिलियन तुल्य को देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है पिलियन तुल्य की, यह वल्केनो तुल्य से भी बड़ा होता है। अभी देख के आए थे ना, वल्केनो तुल्य से भी बड़ा होता है, से भी बड़ा होता है मेरे भाई, ठीक है। इसका धुआं सर्वाधिक ऊंचाई, इसका धुआं सर्वाधिक ऊंचाई तक जाता है। जो छतरी अम्ब्रेला होती है ना के आकार में फैल जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद एक नोट आपको याद रखना है इसी के अंदर, ये जो पिलियन तुल्य है ना, इसी के अंदर एक नोट याद रखना है, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी, सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी विसुवियस विस्फोट इसी प्रकार का था। विसुवियस विस्फोट इसी प्रकार का था। किसी प्रकार का था, पिलियन प्रकार तुल्य प्रकार का था, प्रकार का था। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और सबसे भयानक भी है, पिलियन तुल्य ही होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और उसके बाद हम दरारी उद्भेदन को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। ए के बाद हमने क्या देखा था, दरारी उद्भेदन वाले देखे थे मेरे भाई, ठीक है, दरारी उद्भेदन। तो चलिए इसको भी एक एक करके फटाफट से हम फिनिश करते हैं मेरे भाई। तो दरारी उद्भेदन वाली में आपको एक चीज याद रखनी है, लंबी दरारों से बहना मेरे भाई, ठीक है। दरारी उद्भेदन में जो लावा निकलता है ना, वो लंबी दरारों से बहता है, लंबी दरारों से बहना। आई बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और बेसाल्ट प्रकार, बेसाल्ट प्रवाह या लावा पठार इसको बोलते हैं,
बेसाल्ट परवा, लावा पठार। आकृति इसकी कैसी होती है? दरारी उद्भेदन की ये बात कर रहा है भाई। दरारी उद्भेदन में क्या होता है? लंबी दरारों से ज्वालामुखी बहता है। बेसाल्ट प्रवाह इसके अंदर होता है, लावा पठार है। आकृति इसकी कैसी होती है? तो आकृति कैसी होती है? यह पर्वत नहीं बनाता, बल्कि यह पर्वत नहीं बनाता, नहीं बनाता, बल्कि दूर दूर तक फैल जाता है, बल्कि दूर तक फैलकर सपाट पठार। लिखा है ना, कहां लिखा है? बेसाल्ट परवा, लावा पठार। हमारा जो दक्षिण भारत है ना, जो पठार, दक्कन का पठार बना है, वो इसी का कारण है मेरे भाई। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा दक्कन का पठार, एग्जाम्पल नीचे लिखूंगा। ठीक है, सपाट पठार बनाता है। ठीक है, सपाट पठार बनाता है। इसकी विशेषता क्या होगी मेरे भाई? तो इसकी विशेषता होगी बिना धमाके के लावा जमीन की दरारों से बाहर आता है। बिना धमाके के लावा जमीन के बाहर आता है। ठीक है, जमीन के बाहर जो है आता है मेरे भाई। ठीक है, और इसके बाद आप याद रखना स्थान और उदाहरण। किसकी हम बात कर रहे हैं? दरारी उद्भेदन की बात करें तो स्थान और उदाहरण लिखने से पहले मैं एक बार फिर से कह देता हूं, हमारी जो है अभी कौन सी क्लास चल रही है? 73 क्लास चल रही है, और 74 और 75। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक नहीं करवाया है, जहां से क्वेश्चन पूछता है HSSC, तो आज रात को 8 बजे जब आप ये वीडियो देखोगे ना, तो उस क्लास के अंदर जो है रात को ही मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई ये टॉपिक कराना है। अदरवाइज फिर मुझे नेक्स्ट डे के लिए टॉपिक भी तैयार करना होता है मेरे भाई। ठीक है, तो जितना समय जल्दी हो सके आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्थान और उदाहरण इसका देख लेते हैं। भारत की अगर बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? दक्कन का पठार मेरे भाई। ठीक है, दक्कन का पठार किसका उदाहरण है? दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा भारत का दक्कन का पठार मेरे भाई। ठीक है, कहां पर अवस्थित है दक्कन का पठार? महाराष्ट्र में अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां से इसकी क्या बनती है? इसके महाराष्ट्र में क्या है? काली मिट्टी है मेरे भाई। ठीक है, काली मिट्टी है, और ये किसकी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो ये कपास के लिए जो है बेस्ट मानी जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो दोनों हमने देख लिए। यहाँ पे कौन कौन से दोनों हमने देख लिए, एक बार डायग्राम पे दिखा देता हूं। उद्गार के आधार पर हमने केंद्रीय उद्भेदन को भी पढ़ लिया और दरारी उद्भेदन को भी पढ़ लिया। अब हम समय के आधार पर देख लेते हैं इन तीनों को मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इन तीनों को पढ़ के आज के टॉपिक को हम खत्म करते हैं मेरे भाई। ठीक है, समय के आधार पर। ठीक है, तो समय के आधार पर पढ़ लेते हैं। पहला क्या था? पहला सक्रिय था मेरे भाई। दूसरा क्या था मेरे भाई? सक्रिय ज्वालामुखी था। दूसरा कौन था? प्रसुप्त था मेरे भाई। ठीक है, और तीसरा कौन सा था? शांत था। शांत या फिर मृत कह लो मेरे भाई, मृत ज्वालामुखी। आई बात समझ में? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम सक्रिय को पढ़ लेते हैं। सक्रिय यानी कि एक्टिव, सीधी सी बात है यार। भारत के अंदर एकमात्र एक्टिव है, मैं लिखूंगा, इससे पहले आप अपने दिमाग में सोच लो मेरे भाई। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूं तो सक्रियता के आधार पर आप सभी जानते हैं हमेशा इसके अंदर से क्या निकलता रहेगा? जो एक्टिव है हमेशा इसके अंदर से लावा निकलता रहेगा, गैस निकलती रहेगी और राख निकलती रहेगी। सिंपल सी बात है यार। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ ले, विश्व का सबसे सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी, तो आप कौन सा बताएंगे? हवाई द्वीप बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, हवाई द्वीप कहां पर अवस्थित है? यूएसए के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, अमेरिका के अंदर अवस्थित है। आई बात समझ में? अमेरिका के अंदर ये जो है अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद भारत का अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि भाई बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आई थिंक सोच लिया होगा आपने, भारत का एकमात्र सक्रिय
ज्वालामुखी। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, भारत की अगर बात करेगा तो भारत का बैरन द्वीप हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। कहां पर अवस्थित है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो है ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। अब सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी आपसे पूछ सकता है, बताइए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ ले, तीन तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेगा सक्रिय ज्वालामुखी से। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है, सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसके अंदर से हमेशा लावा निकलती हो, जिसके अंदर से हमेशा राख निकलती हो और जो है गैस निकलती हो, वो सक्रिय होता है। सिंपल सी बात है, आपसे तीन तरह के क्वेश्चन पूछेगा, बताइए विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताएंगे हवाई द्वीप। आपसे पूछेगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आप बताएंगे बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में। आपसे पूछेगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है सक्रिय, ठीक है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी लिखना है यहां पे, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप बताएंगे कोटोपैक्सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये कोटोपैक्सी नहीं आएगा मेरे भाई, ये अलग आएगा मेरे भाई, ठीक है, एक सेकंड, ये आ जाएगा ओजस डे सलाडो। कहां पर अवस्थित है ये, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो एंडीज, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक हो गया ना, हमारा क्या चल रहा था, उद्गार यानी कि समय के आधार पर जो है हमारा चला हुआ है। अब हम चलते हैं आगे, यहां पे हमने पहला देख लिया कौन सा, एक्टिव वाला देख लिया मेरे भाई, ठीक है। अब हम दूसरा की बात कर लेते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी मेरे भाई, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं, स्थिति क्या होगी मेरे भाई, इसकी स्थिति होगी वर्षों से शांत है, वर्षों से ये शांत है, मतलब काफी समय से जो है इसके अंदर उद्गार नहीं देखा गया है, ज्वालामुखी जो है नहीं देखा गया है, लेकिन कभी भी फट सकता है, ये भी आप याद रखना, लेकिन कभी भी ज्वालामुखी निकल सकता है, कभी भी फट सकता है, ठीक है, कभी भी जो है फट सकता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण की बात करेंगे तो माउंट फूजी होगा इसका उदाहरण, ठीक है। कहां पर अवस्थित है माउंट फूजी, जापान के अंदर जो है माउंट फूजी अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई भारत का बताओ कौन सा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, भारत का, तो भारत का आप बताएंगे मेरे भाई नारकोंडम, नारकोंडम। काफी वर्षों से जो है ये शांत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शांत ही रहेगा, इसके अंदर से कभी भी जो है ज्वालामुखी निकल सकता है मेरे भाई, ठीक है। और ये नारकोंडम कहां पर है, ये भी अंडमान एंड निकोबार के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। अब अंतिम देख लेते हैं, शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। चलिए इसकी तरह बात कर लेते हैं, इसकी स्थिति क्या है। तीन हमने देखे ना समय के आधार पर, पहला हमने सक्रिय देखा, एक्टिव देखा, यानी कि हमेशा उसके अंदर से लावा गैस राख निकलती है। दूसरा हमने देखा प्रसुप्त, प्रसुप्त यानी कि कुछ वर्षों से शांत है, कुछ वर्षों से अगर बात करें तो उसके अंदर से ज्वालामुखी नहीं निकला है, लेकिन निकल सकता है कभी भी। आई बात समझ में। और तीसरा क्या है, तीसरा शांत या फिर मृत ज्वालामुखी, यानी कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति जो है पूरी तरह बंद हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है, पूरी तरह बंद हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। इनके मुहाने पर पानी भरने से क्रेटर झील बनती है, सिंपल सी बात है, इनके मुहाने पर पानी भरने से
क्रेटर झील बनती है। आई बात समझ में? क्रेटर काल्डेरा पढ़ा था ना भी, बस वही है, क्रेटर झील बनती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो उदाहरण की बात करें तो किलीमंजारो हो जाएगा। किलीमंजारो कहां पर अवस्थित है? तंजानिया के अंदर अवस्थित है। तंजानिया कहां पर अवस्थित है? अफ्रीका के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, कहां पर अवस्थित है? अफ्रीका के अंदर अवस्थित है। अब आपको इसी का एक उदाहरण याद रखना है, ईरान के हैं मेरे भाई। ठीक है, ईरान का प्रसिद्ध है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ईरान का प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? कोह ए सुल्तान, आपने नाम सुना होगा, कोह ए सुल्तान, इसी का उदाहरण है मेरे भाई। ठीक है, किसका उदाहरण है? शांत या मृत ज्वालामुखी का, कोह ए सुल्तान या फिर देवबंद। देवबंद, देवबंद भी इसी का उदाहरण है। और ये किसका है? ये ईरान का है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है, और यहां पे जो है हमारा ज्वालामुखी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूं, 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं? पहला आपको याद रखना है रिंग ऑफ फायर मेरे भाई। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ये हमने भूकंप पढ़ा था, उस टाइम भी पढ़ा था मेरे भाई। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो कहां पर आते हैं? प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सिंपल सी चीज है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र जहां दुनिया के सबसे, एक क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद बस, उसके बाद चैप्टर खत्म। दुनिया के सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत भाई? 65 से 68% ज्वालामुखी आते हैं। आई बात समझ में? चलिए एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, इसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको गूगल पर जाकर जो है फाइंड आउट करना है, उसके बाद आंसर देना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन क्या है? विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नहीं दूंगा भाई। ठीक है, कौन सा है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप गूगल पर जाना, आपको मिल जाएगा। और फिर भी ना समझ आए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसका आंसर बता दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है ज्वालामुखी टॉपिक खत्म होता है। आई होप यहां तक जो है थ्योरी आपको काफी अच्छे तरीके से जो है समझ आई होगी। अब इसी के बिहाफ पर जो है हम क्या देखने वाले हैं? टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं ज्वालामुखी से रिलेटेड मेरे भाई। ठीक है, इसी के अंदर जो है मैंने क्वेश्चन 20 लिखे गए हैं, जिसको हम देखने वाले हैं। यहां से आपका पूरा टॉपिक आई थिंक कवर हो गया होगा, जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ऊपर चलते हैं, क्वेश्चनों की और हम अपना रुख करते हैं। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है ज्वालामुखी को सामान्यतः किस उपनाम से जाना जाता है? तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में टॉपिक के बताया था, अगर आपके गैस पेट में हो रखी है तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, ज़्यादा आपके लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही गैस निकल जाएगी तो क्या होगा? आपको रिलीफ मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। सेम यही प्रोसेस धरती के अंदर है। धरती के अंदर जब ज्वालामुखी अंदर ही रहता है तो भाई भूकंप आते हैं। अगर ज्वालामुखी ज़मीन के बाहर आ जाता है तो क्या होता है? तो भाई जो भूकंप आने की संभावना है वो लगभग खत्म हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी का जो है क्या बोला जाता है? सुरक्षा वाल्व बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी डिटेल से यहाँ पर सारी चीजें लिख दी गई हैं, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो मैंने आपको बताया था भाई, जो ज्वालामुखी निकलता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, ये हमारी सतह है। ठीक है, ये हमारी सतह है और यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे एक जो है ज्वालामुखी निकल रहा है। ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो सबसे ज्यादा मात्रा यहाँ पे क्या निकलती है, सबसे ज्यादा मात्रा जो है जल वाष्प की निकलती है, यानी कि भाप की निकलती है। उसके अलावा इसके अंदर SO2 भी निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है और CO2 भी निकलती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, SO2 भी निकलती है, CO2 भी निकलती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिख रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो है जल वाष्प निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको भी जो है आप आराम से बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाले टुकड़ों को क्या कहा जाता है जब वे आकार में बड़े होते हैं। तो मैंने बताया था एक बड़े प्रकार के टुकड़े निकलते हैं और एक छोटे प्रकार के टुकड़े निकलते हैं। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी से निकलते हैं। बड़े टुकड़ों को क्या बोला जाता है, बड़े टुकड़ों को बम बोला जाता है और छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है, लैपिली बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्या बोला जाता है, लैपिली बोला जाता है। जब इसके अंदर से मैग्मा जमीन पर सतह पर बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको लावा बोला जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। लैपिली किसको बोला जाता है, छोटे टुकड़ों को बोला जाता है। और बम किसको बोला जाता है, बड़े टुकड़ों को बोला जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी बैठ के आप आराम से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या बोला गया, 4 में बोला गया ज्वालामुखी के मुख पर बने छोटे कीप के आकार के गड्ढे को क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो छोटे गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं और बड़े गड्ढे को क्या बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे आप देख लेना, ये देखो यह ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित एक छोटा कटोरे या कीप के आकार का गड्ढा होता है जहां से गैस, लावा और राख बाहर निकलती है। काल्डेरा जब किसी ज्वालामुखी में बहुत भीषण विस्फोट होता है और उसकी ऊपरी हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त होकर अंदर धंस जाता है तो एक बहुत गड्ढा बनता है जिसको काल्डेरा कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप देख लेना भाई, ये क्रेटर छोटा होता है और कोल्डेरा बड़ा होता है। पीछे मैंने शायद अपोजिट कर दिया इसके, ठीक है ना, वहां पर चेंज कर लेना मेरे भाई। ठीक है, पीछे मैंने अपोजिट बता दिया शायद, छोटे खड्डे को मैंने काल्डेरा बता दिया और बड़े खड्डे को जो है मैंने क्रेटर बता दिया, वो चेंज कर लेना मेरे भाई। ठीक है, छोटे खड्डे को क्रेटर यानी कि 3 अक्षर का छोटा है तो क्रेटर है, और काल्डेरा देखो बड़ा शब्द है तो बड़ा यानी कि बड़ा गड्ढा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, शंकु भी देख लेना, कौन, यह ज्वालामुखी पर्वत का बाहरी ढांचा है जो लावा और राख के जमने से बनता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, किस प्रकार के ज्वालामुखी की उद्गार की आकृति फूल गोभी के समान होती है। तो मैंने आपको बताया था भाई, योद्धा के आकार का क्या होता है, योद्धा के आकार का हवाई तुल्यन देखा था, उसके बाद वल्केनियन देखा था मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वल्केनियन आकार का मतलब ये जो फूल गोभी की आकृति बनती है ना, ये वल्केनियन तुल्य जो है ज्वालामुखी में बनती है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देख लेना, फूल गोभी जैसी आकृति वल्केनियन प्रकार के विस्फोट में लावा बहुत चिपचिपा होता है। जब गैसों के दबाव से भीषण विस्फोट होता है तो राख और गैस का बादल आसमान में बहुत ऊंचाई तक होता है और फूलकर जो है फूल गोभी जैसा आकार ले लेता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, फिर भी आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, स्ट्रोम्बोली तुल्य को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे भाई, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। अभी देख के आए हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको पढ़ लेना भाई, स्ट्रोम्बोली को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की मुख्य विशेषता क्या है। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। अम्लीय लावा की कमी ना भाई, अम्लीय तो ज्यादा होगा। सर्वाधिक विनाशकारी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे भाई। पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होता है ये सर्वाधिक विनाश करने वाला
ज्वालामुखी होते हैं, इसके बारे में भी आप यहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भाई इनमें से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये एक एक करके मैं सारी यहां पर ओवरव्यू में आपको बता के आया हूं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, फ्यूजियामा हो जाएगा। फ्यूजियामा कहां पर है, ये जापान के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। फ्यूजियामा जो ये ज्वालामुखी है ना, ये किसका उदाहरण है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त क्या होता है, मतलब कि काफी सालों से ये शांत है लेकिन कभी भी फट सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में। भारत का कौन सा था, नारकोंडम था मेरे भाई, देखा था ना, यहां पे लिखा भी होगा कहीं पे। चलिए यहां पे तो नहीं लिखा, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लिखा गया है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया था ना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी मेरे भाई, ठीक है। नारकोंडम द्वीप वाला, भारत वाला भी बता दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये कौन सी आकार का था, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी था भाई, याद रखना। भारत का नारकोंडम आता है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे मैंने दे दी है, यहाँ से आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी का बात करेगा तो ये देखो, जिसमें अक्सर विस्फोट होता है, स्ट्रोम्बेली, एटना और कोटोपैक्सी, ये सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी है। प्रसुप्त यानी कि ये बहुत सालों से शांत है लेकिन कभी भी फट सकते हैं, फ्यूजियामा विसुवियस मेरे भाई। मृत यानी कि अब यहाँ पर झील बन चुकी है, इनके मुंह बंद हो चुके हैं, माउंट पोपा और को सुल्तान, ठीक है, जिसमें भविष्य में विस्फोट होने की संभावना समाप्त हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना कोटोपैक्सी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। कोटोपैक्सी नहीं होगा, ओजस डे सलाडो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिली के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये देखो, यह दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6893 मीटर है मेरे भाई। यह दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में जो है स्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कोटोपैक्सी, कई पुरानी किताबों में कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर अवस्थित है, जो कि 5897 मीटर को ऊंचा, सबसे ऊंचा बताया जाता है। लेकिन आधुनिक मापों के अनुसार ओजस डे सलाडो इससे कहीं अधिक ऊंचा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये चीज याद रखना भाई, ठीक है। कोटोपैक्सी, अगर आपको ओजस डे सलाडो ना दिया जाए ना ऑप्शन में, तो आप कोटोपैक्सी लगाएंगे। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो आप ओजस डेल सलाडो को ही लगाएंगे, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर अवस्थित है। सिंपल सी चीजें याद रखना मेरे भाई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। एवरीथिंग, सारी चीजें मैंने भूकंप की जितनी इंपॉर्टेंट थी ना, फैक्चुअल लगवा लो या फिर डेफिनेशन के आधार पर लगा लो, इवन पीसीएस तक ये सारा सब्जेक्ट आपके काम आने वाला है। भूकंप का टॉपिक मैंने इतना विस्तृत से करा दिया है, इससे विस्तृत आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरे भाई, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर हो जाएगा। बैरन द्वीप के अंदर अवस्थित है, अंडमान निकोबार के अंदर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको बैठ के आपसे पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है विश्व प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गीजर। गीजर क्या होता है मेरे भाई, घरों के अंदर लगता है ना गीजर, घरों के अंदर हम लगाते हैं ना, आपके भी घर में शायद लगा हुआ गीजर। गीजर से क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है मेरे भाई, ठीक है, गर्म पानी निकलता है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे, ये गीजर जो है विश्व प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गीजर। अब इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, गीजर क्या है। गीजर गर्म पानी के वे स्रोत होते हैं जिनमें समय समय पर पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी और वाष्प फव्वारे की तरह तेजी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। येलोस्टोन का महत्व, अमेरिका के व्योमिंग राज्य में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। यहां दुनिया के लगभग आधे भूतापीय जो है स्रोत मौजूद है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये बैठ के आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। ज्वालामुखी से संबंधित अन्य शब्दावली ये भी पढ़ लेना, गर्म सोता मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 बोल रहा है मेरे भाई, सहस्त्र धुआंरों की घाटी वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहां स्थित है। तो ये भी यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर अवस्थित है, अलास्का के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। यहां पे देखो उत्पत्ति की बात करेगा तो इस घाटी का निर्माण 1912 में अलास्का के नोवारूपटा और माउंट कटमई ज्वालामुखियों के भयंकर विस्फोट के बाद हुआ था। इस विस्फोट से पूरी घाटी राख और गर्म मलबे से भर गई थी मेरे भाई, ठीक है। धुआरे ये सब पढ़ लेना मेरे भाई, सब पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये देखो इंडोनेशिया, बाकी ऑप्शंस ऊपर जो दिए गए उनके बारे में भी मैंने बता दिया। इंडोनेशिया की बात करेगा तो दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सहस्त्र द्वारों की घाटी नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे ना, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, तो आप इंडोनेशिया बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई यह अपने सक्रिय ज्वालामुखी जैसे एटना और विसुवियस के लिए प्रसिद्ध है इटली, ये क्वेश्चन डायरेक्टली, ये तो मोस्टली बहुत बार पूछता है, बताइए जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये कहां पर पाया जाता है, तो इटली के अंदर जो है ये पाया जाता है। ये भी पूछता है ईरान के जो ज्वालामुखी है कोह सुल्तान और दमावंद जैसे जो है ये ज्वालामुखी जो है ईरान के अंदर पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है मेरे भाई सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा हो जाएगा, इटली नहीं होगा, यूएसए नहीं होगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश जो है इंडोनेशिया हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको बैठ के पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विसुवियस ज्वालामुखी में 79 ईस्वी के बाद एक और प्रमुख उद्गार कब हुआ था, तो आपको याद रखना है विसुवियस ज्वालामुखी में जो सबसे पहले उद्गार हुआ था कब हुआ था, 79 ईस्वी में जो है प्रथम बार इसका उद्गार हुआ था। इसके बाद जो है उद्गार कब हुआ, कब देखने को मिला, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1631 में, ठीक है। नीचे लिखा होगा सारी चीजें, देखो 79 ईस्वी का विकास, विसुवियस का सबसे प्रसिद्ध विस्फोट 79 ईस्वी में हुआ था, जिसने पोम्पई और हरकेलुनियम जैसे रोमन शहरों को राख के नीचे जो है दफन कर दिया था। 1631 का पुनरुत्थान, अंतिम परमिक विस्फोट जो है 1944 के आसपास हुआ था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ईरान में स्थित कोह सुल्तान किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो अभी देख के आए हैं ईरान में स्थित कोह सुल्तान जो है किस प्रकार का ज्वालामुखी हो जाएगा, तो ये मेरे भाई शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मृत ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बैठ के आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है प्रशांत महासागर में हाल ही में खोजे गए बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, अभी रिसेंटली ये खोजा गया है, तो पामुमाशी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पामुमाशी ये जो है रिसेंटली खोजा गया है प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ज्वालामुखी में से निकलने वाले द्रव पदार्थ को क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है म्यांमार बर्मा में स्थित पोपा ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताइए निम्नलिखित में से पोपा ज्वालामुखी जो है किस देश में पाया जाता है, तो आप बताएंगे म्यांमार बर्मा देश में जो है पोपा ज्वालामुखी पाया जाता है। अब ये किस कैटेगरी का है, तो ये किस कैटेगरी का हो जाएगा, शांत या फिर मृत जो कैटेगरी है ना उसका ये जो है ज्वालामुखी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है गीजर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो गीजर शब्द मेरे भाई किससे लिया गया है मेरे भाई, गीजर शब्द आइसलैंडिक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो गीजर शब्द आइसलैंडिक भाषा के शब्द गीसिर से आया है। इस शब्द का अर्थ होता है तेजी से फूटने वाला या फिर फुआर छोड़ने वाला। इसको भी आराम से बैठ के पढ़ लेना सारी चीज। बुक जो ज्वालामुखी वाला टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, यहां से आपको जो है पूरी थ्योरी मिल जाएगी। जो मैंने ओवरव्यू लिख कर बताया ना वो पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, तीनों चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। पहली तो आपको ये पढ़नी है, ये सारी चीजें पढ़नी है जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, जो मैंने ओवरव्यू लिख कर बताया उसको भी पढ़ना है। तीसरा आपको इसके बाद कोई से भी ज्वालामुखी के जहां पर भी क्वेश्चन आए हो ना उनको लगा लेना और फिर मुझे बता देना कि ये जो चैप्टर मैंने ज्वालामुखी का करवाया है इससे बाहर कोई गया है या फिर नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको जो है काफी अच्छी लगी होगी। बस मेरे मोटिवेशन के लिए आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे ये सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। लाइक शेयर कर देना और जो है जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहाँ पर भी इसको जो है शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। और ईमानदारी से बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सेशन आपको कैसा लग रहा है, कुछ नॉलेज आपको हो रही है या फिर नहीं हो रही है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी बता देना, ज़्यादा डिटेल से है तो इसको कम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से मेरे भाई।
आई बात समझ में? बस आप ही के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा काम है लाइक और शेयर कर देना, बस थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी तेरे भाई की भी, आपके भाई की सॉरी, ठीक है? तो थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, जिससे सभी ग्रोथ करने चाहिए मेरे भाई, ठीक है? तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो, एग्जाम जब होना है हो जाएगा, एचएसएससी से अपने को कोई लेना देना नहीं है, फालतू की बकवास चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे जाओ तो सिर्फ स्टडी करने जाया करो, अदरवाइज दिन के इतने वीडियोस डाले जाते हैं फालतू के जिनका कोई मतलब नहीं होता। आज पेटिशनर्स ने ये कर दिया, आज हाई कोर्ट ने ये कर दिया, आज ये नोटिस आ गया, ब्ला 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 मेरे भाई, कुछ नहीं होने जाने वाला, जो भी होना है वो हो जाएगा। बस आप अपनी पढ़ाई करते रहो डेली मेरे भाई, ठीक है? जिस दिन भी आपने पढ़ाई छोड़ी ना, जिस दिन भी आप पढ़ाई नहीं की आपने, ये मान लेना 500,000 बच्चों से आप पीछे चले गए, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगले 2 टॉपिक्स कौन से करवाने हैं, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।